Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous classes of reproduction and information about reproduction in algae, today we are going to discuss about asexual reproduction. यानी कि इससे पहले की क्लासेस में जब हम जनन के बारे में बात कर रहे थे algae में, तो हमने अध्ययन किया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में इससे पहले की क्लास में, और आज हम एल्गी में अलैंगिक जनन किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। Asexual reproduction in algae, asexual reproduction takes place by a variety of motile and non-motile spores। यानी कि शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है वो बहुत सारे विभिन्न भिन्न प्रकार के जो होते हैं वो कशाभिकी और अकशाभिकी जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनके द्वारा ये जर्मिनेट होकर के अलैंगिक जनन होता है। सेल्स दैट जर्मिनेट विदाउट फ्यूजिंग एंड फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। एंड हम ये भी बात कह सकते हैं कि इन जनरल asexual reproduction is a process whereby the protoplast is released from the algal cell and germinate to form a new plant। यानी कि यह जो होता है पेरेंट सेल से अलग होता है, प्रोटोप्लास्ट जर्मिनेट होता है और एक नया जो होता है वो प्लांट बना लेता है। एंड दोज स्पोर्स मे बी डिफरेंशिएटेड इनटू द सेवरल ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। यानी कि हमने ये तो कह दिया कि अलैंगिक जनन स्पोर्स के द्वारा होता है, लेकिन ये स्पोर्स जो होते हैं वो भी अलग अलग उनकी कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, अलग अलग प्रकार के होते हैं ये स्पोर्स। और ये कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं ब्रॉडली जो होते हैं, मतलब बड़े अगर अपन एक बात करें कि एक लार्ज स्केल पे बात करें तो ये किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्यू ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। फर्स्ट वन इज चल बीजाणुओं द्वारा, यानी कि बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या होते हैं? थैलस की काई कोशिकाओं में प्रोटोप्लास्ट के विखंडन से इनका निर्माण होता है। ये गतिशील होते हैं तथा कशाभिकीय एक कोशिकीय संरचनाएं होती है। यानी कि जूस्पोर्स दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड आर फॉर्म इन वेजिटेटिव सेल्स ऑफ थैलस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड दीज आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं, नेकेड स्ट्रक्चर होती हैं और अलग अलग जो एल्गा होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब नंबर ऑफ फ्लैजिला की अगर हम बात करें, जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात करें, आप स्लाइड में देख सकते हैं डायग्राम को कि क्लेमाइडोमोनास में डायग्राम में शो कर रखा है कि उनके 2 फ्लैजिला होते हैं। इसी तरीके से जो यूलोथ्रिक्स होता है उसमें 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं। जो वोकेरिया होता है उसको चारों तरफ से जो होता है वो फ्लैजिला, मतलब मैनी फ्लैजिला आर प्रेजेंट देयर, चारों तरफ से लगभग ये फ्लैजिला से घिरा हुआ रहता है। इसी तरीके से इडोगोनियम की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट जो होता है जूस्पोरेंजियम का, वो एक सिंगल जूस्पोर बना लेता है और उसके चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं क्योंकि रिपीटेटिव डिविजन्स पाए जाते हैं इसमें। तो ये हुआ चल बीजाणु के बारे में, यानी कि जूस्पोर्स के बारे में। ये जूस्पोर्स पाए जाते हैं क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वोकेरिया एंड इडोगोनियम। सेकेंड वन इज अचल बीजाणुओं द्वारा, यानी कि जो एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं इन्हें। ये अकशाभिक होते हैं तथा अचल होते हैं, मतलब ये जूस्पोर्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ये स्थलीय अथवा जलीय शैवालों में शुष्क परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। These are non-motile spores commonly found in terrestrial algae, but some aquatic algae also form them during drought conditions। यानी कि जो drought conditions आती है तभी पाई जाती हैं, commonly जो terrestrial algae में ही पाई जाती है। इसकी भी अगर हम बात करें तो यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा, वोकेरिया, ये इसके क्लासिकल एग्जाम्पल्स होते हैं। दे आर डिफर फ्रॉम जूस्पोर्स इन हैविंग अ डिस्टिंक्ट वॉल एंड इन द एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। यानी कि आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि ये जूस्पोर्स से कैसे अलग होते हैं। इनमें एक डिस्टिंक्ट वॉल प्रेजेंट होती है और इसके साथ ही इनमें फ्लैजिला जो होते हैं एब्सेंट होती हैं। एंड ईच सेल में फॉर्म अ सिंगल एप्लेनोस्पोर और इट्स प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड टू फॉर्म अ मैनी एप्लेनोस्पोर्स। यानी कि या तो हर कोशिका में, जैसे वोकेरिया में आप देख सकते हैं स्लाइड में, कि एक ही एप्लेनोस्पोर बन रहा है, या फिर यूलोथ्रिक्स की बात करें अगर हम तो देखिए कि क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड वन इज सुप्त बीजाणुओं द्वारा। ये क्या होते हैं? ये अत्यधिक मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जिनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। यानी हिप्नोस्पोर्स इन्हें कहते हैं हम। एप्लेनोस्पोर्स ऑफ सम एल्गी लाइक
पेट्रिस्टम और सीक्रेट सम थिक वॉल टू ओवरकम prolonged period of desiccation and such thick walled apleinospores are called as hypnospores। यानी कि ये हिप्नोस्पोर्स जो होते हैं वो मतलब एक तरीके के एप्लेनोस्पोर्स ही होते हैं। जैसे कि इसका जो क्लासिकल एग्जांपल है वो पेडियस्ट्रम है और सिफेलेरा भी इसका एग्जांपल है। ये क्या करती हैं, ये एल्गी अपने चारों तरफ एक थिक वॉल्ड जो होती है उसको सीक्रेट करती है, जिससे कि ये प्रोलॉन्ग्ड जो इनका डेसिकेशन का टाइम होता है, प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ आती हैं, एनवायरनमेंट जब अनुकूल नहीं होता इनके, तो चारों तरफ थिक वॉल बना लेती है, जिससे कि ये उस डेसिकेशन की स्टेज को टॉलरेट कर पाए। इस तरीके के जो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं उन्हें हम हिप्नोस्पोर्स कहते हैं और ये कलर वेरिएशन भी शो करते हैं। एकाइनिट द्वारा, एकाइनिट ये कायिक कोशिकाएं जो होती है मोटी भित्ति स्रावित कर लेती हैं और गोल या फिर दीर्घ वृत्ताकार एकाइनेट में परिवर्तित हो। यानी कि क्या कह रहे हैं हम, इन सम एल्गी वेजिटेटिव सेल्स आर डेवलप्ड इनटू थिक वॉल्ड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर विद अबंडेंट फूड रिजर्व। यानी कि इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि इनमें फूड रिजर्व होता है, बनते हैं वेजिटेटिव सेल्स डेवलप्ड इनटू थिक वॉल्ड स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम एकाइनेट कहते हैं। अनलाइक एप्लेनोस्पोर्स, एकाइनेट ऑलवेज हैव एडिशनल वॉल लेयर्ड अराउंड द प्रोटोप्लास्ट विच आर फ्यूज्ड विद द पेरेंट वॉल। यानी कि हम बात करें, अगर इसका कंपैरिजन करें एप्लेनोस्पोर्स के साथ, तो एकाइनेट में एक और एडिशनल वॉल पाई जाती है प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ, और वो जो वॉल होती है वो हमेशा पेरेंट वॉल के साथ में अटैच रहती है। आप वॉकेरिया का डायग्राम बन रखा है, देखिए स्लाइड में, उसमें आप देख सकते हैं एकाइनेट के चारों तरफ वॉल बनी हुई है और उसके वो जो वॉल है वो पेरेंट वॉल के साथ में अटैच्ड होती है। दे आर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एकाइनेट बिसाइड अदर फैक्टर इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लाइट। यानी कि अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो बाकी सारे फैक्टर्स तो काम करेंगे, एडवर्स कंडीशन वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और लाइट की जो अवेलेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली इसको अफेक्ट करती है। दे आर मेनली फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गा। वॉकेरिया एंड यूलोथोरिक्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। पामेला स्टेज, ये स्टेज होती है जनन कोशिकाओं से निर्मित जो संतति कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, मात्र कोशिका के जो जिलेटिनाइज आवरण होता है उसके अंदर ही रह जाती है। जनरली इन जनरल क्या होता है कि जब डॉटर सेल्स बनती हैं तो जो जिलेटिनाइज आवरण होता है वो उससे फ्री होती हैं, जर्मिनेट होती हैं और एक नया प्लांट या थैलस फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, डॉटर सेल्स होती हैं, वो फेल हो जाती हैं और श्लेष्मीय आवरण से फ्री नहीं हो पाती हैं, और ये जो संरचना होती है, ये जो स्टेज होती है जिसमें ये जो डॉटर सेल्स होती हैं वो ये जिलेटिनाइज आवरण के अंदर ही रह जाती है, इस स्टेज को हम पामेला स्टेज कहते हैं, पामेला अवस्था कहते हैं। Pamela stage, sometimes daughter cells are fail to escape from the gelatinized mucinous envelope developed from the parent cell and form a colonial structure, and this colonial structure is called as Pamela stage. Pamela stage जो होती है वो क्लोरोफाइसी फैमिली का जो एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, उसमें बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। अब इसमें नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो होता है वो वेरी करता है, अलग अलग जो एल्गी होगी उसमें या अलग अलग सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं डॉटर सेल्स वो वेरी करते हैं। पुत्री कोशिकाओं द्वारा यानी बाय डॉटर सेल्स, हमें पता है कि जब जनन कोशिकाएं होती है विभाजन द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और ये पुत्री कोशिकाएं जो जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल जो फिनोमिनन होता है वो यही होता है कि वो मात्र कोशिका से अलग होकर के स्वतंत्र जीवन यापन करने लगती है। मतलब जो पेरेंट सेल्स होती हैं, पेरेंट सेल्स फॉर्म डॉटर सेल्स बाय डिवीजन एंड दीज डॉटर सेल्स रिमेन्ड इंडिपेंडेंट आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम पेरेंट कॉलोनी। बलती तो अंदर ही है लेकिन ये क्या करती है, उस आवरण से अलग हो जाती हैं, जर्मिनेट होती हैं और इंडिविजुअली अपना एक न्यू थैलस फॉर्मेशन कर लेती हैं और नया पूरा कंप्लीट प्लांट का निर्माण होता है। स्वबीजाणुओं द्वारा यानी कि ऑटोस्पोर्स के द्वारा, ये भी अचल बीजाणु होते हैं, इनकी आकृति और संरचना में मात्र कोशिका के समान ही होते हैं परंतु आकार में छोटे हैं। यानी ऑटोस्पोर्स क्या होते हैं, दीज आर एप्लेनोस्पोर्स विद अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू पेरेंट सेल आर कॉल्ड ऑटोस्पोर्स। दे आर रेप्लिका ऑफ पेरेंट सेल, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना जो होती है, उनकी आकृति जो होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह होती है, बट दे आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। यानी कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये होता है कि ये अपने पेरेंट सेल्स जो होती हैं उनसे छोटी होती हैं, साइज में जो होती हैं वो छोटी होती हैं।
एग्जाम्पल जो हैं वो इनके हैं, क्लोरेला देख सकते हैं लिख रखा है बच्चों, और स्कैंडेस्मस भी इसका एग्जाम्पल है। जो ऑटोस्पोर्स होते हैं वो रेप्लिका कहलाते हैं, इसीलिए क्योंकि किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है पेरेंट्स के साथ एक्सेप्ट इन साइज। अंतःबीजाणुओं द्वारा बाय एंडोस्पोर्स, पैसिलेरियोफाइसी और साइनोफाइसी वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर ये बनते हैं एंडोस्पोर्स। और एंडोस्पोर्स के जो एग्जाम्पल है वो है डर्मोकार्पा और प्लूरोकैप्सा। Endosspores are specialized structure. They are formed in members of class Bacillariophyceae and Cyanophyceae. एंडोस्पोर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं जो जनरली अलग अलग कामों के लिए इसके बारे में अलग अलग व्यूज़ दिए गए हैं। जब हम क्लास की बात करेंगे, Bacillariophyceae और Cyanophyceae क्लास की जब मेंबर्स हम स्टडी करेंगे तब हम एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में अलग से स्टडी करेंगे। बहिर्बीजाणुओं द्वारा कीमोसाइफोन जो एक हरित शैवाल है, ग्रीन एल्गी है, उसके तंतु का जो शीर्ष भाग की कोशिकाएं होती हैं उसकी जो ऊपर की भित्ति होती है वो फट जाती है। उससे क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और गोल अचल बहिर्बीजाणु बनते हैं। मतलब इस भित्ति के फटने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट का विभाजन होता है उससे जो बीजाणु बनते हैं वो गोल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, उन्हें हम बहिर्बीजाणु कहते हैं। एक्सोस्पोर्स इन ग्रीन एल्गा लाइक Siphon, cell wall of apical part of filament burst and non-motile spherical exospores are formed by cytoplasm division। यानी कि प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उससे जो छोटे छोटे स्पोर्स, गोल स्पोर्स बनते हैं। क्योंकि इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है तो ये किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं। हॉर्मोस्पोर्स हार्मोगोनियम में बनते हैं। ये विशिष्ट प्रकार की मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम हार्मोस्पोर्स कहते हैं, और अंकुरण होता है इनका तो नए तंतु का निर्माण होता है। साइनोफाइसी वर्ग के जो तंतु के शैवाल होते हैं वो इसका एग्जाम्पल होते हैं। दे आर थिक वॉल सेल्स फॉर्म्ड इन हार्मोगोनियम एंड ऑन जर्मिनेशन फॉर्म न्यू फिलामेंट्स। मतलब ये नॉर्मल स्पोर की तरह ही होता है लेकिन इनमें थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, हार्मोगोनियम के अंदर ये बनते हैं। और ये जो साइनोफाइसी फैमिली जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं, उसकी जो फिलामेंटस एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी वो एल्गी जो तंतु की होती है, फिलामेंटस बिहेवियर शो करती है, ये उसी में पाए जाते हैं। नैनोसाइट्स, यह अतंतु की नील हरित शैवालों में कोशिका के आकार में वृद्धि हुए बिना ही जीव द्रव्य बार बार विभाजित होने से भित्ति रही छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती है जिन्हें हम नैनोसाइट्स कहते हैं। सो नैनोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। सेवरल स्मॉल सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट विदाउट इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेल्स। यानी कि प्रोटोप्लास्ट अंदर ही अंदर डिवाइड होता रहता है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की जो मेन पेरेंट सेल होती है उसकी किसी भी प्रकार के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है। दीज स्मॉल सेल्स जो अंदर की तरफ प्रोटोप्लास्ट के डिवीजन से जो छोटी छोटी सेल्स बन रही हैं उन्हें हम नैनोसाइट्स कहते हैं। और ये नैनोसाइट्स जब आउटर वॉल फटती है और ये नैनोसाइट्स फ्री होते हैं तो जर्मिनेट होकर के न्यू थैलस फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के बारे में इतना ही है बच्चों। इसके बारे में हम आगे की क्लास में हम लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।